ऐसा तो आगे कुछ नहीं और इतना ही बोलना है मतलब आगे क्या गुड नाइट। तो छोटा टॉपिक आज का रखते हैं जो आधे घंटे में क्लियर हो जाए, 1 घंटे में क्लियर हो जाए। तो एक टॉपिक लेते हैं आज का हमारा DSCP, चलेगा? और DSCP बहुत कॉमन सर्विस है। तो इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना कि अगर इम्पॉर्टेंट सर्विसेज का, तो कोई भी जो नेटवर्क वाले बंदे हैं, सर्वर वाले बंदे हैं, जो एज अ सर्वर एडमिन, एज अ नेटवर्क एडमिन अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम, अगर मैं बात करूं नेटवर्क सर्विसेज का, तो नेटवर्क सर्विसेज में कम से कम क्या नॉलेज होना चाहिए? तो नेटवर्क सर्विसेज में कम से कम पहला सर्विस उनको DSCP आना ही चाहिए। सेकंड जो सर्विस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या है? DNS। ये आना ही चाहिए, इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं चलेगा। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट सर्विस है वो है IIS या अपाचे। अगर विंडोज़ प्लेटफॉर्म की बात करें तो IIS, लिनक्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो अपाचे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सर्विस की बात होगी वो होगा VPN। क्या होगा? नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सर्विस का बात होगा वो होगा NAT। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सर्विस का बात होगा वो होगा NTP। तो देखो बहुत सारे सर्विसेज हैं, बट एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं तो 3 तो बाई कर लो, 3 तो आना ही चाहिए आपको। DSCP, DNS और वेब सर्विस, चाहे IIS हो या अपाचे, इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेब सर्विस। और वेब सर्विस के अंदर आ जाएगा आपका 2, IIS और अपाचे। कुछ नहीं, अगर सर्विसेज में ज़्यादा डेप्थ नहीं जाना है, 3 तो करना ही करना है। अब क्योंकि DSCP अगर नहीं हो तो IP नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है डायनेमिक, DNS नहीं हो तो एड्रेस ही रिजॉल्व नहीं होगा, IIS या अपाचे वेब सर्वर नहीं रहेगा तो वेबसाइट ही नहीं होस्ट होगा कोई। तो ये 3 तो बहुत ही कोर सर्विस है जो एक भैंस चराता हुआ बंदा भी यूज़ कर रहा है। नहीं, यूट्यूब पे गाना देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो पहले तो उसको डिवाइस, उसको IP मिला उसके डिवाइस को, फिर वो सर्च कर पा रहा है तो DNS के थ्रू, और लेकिन सर्च तभी होगा जब वो होस्ट किया गया होगा किसी सर्वर पे। तो एक भैंस चराता हुआ बंदा भी इन तीनों सर्विस को अवेल कर रहा है, ना जानते हुए भी। उसको पता तो नहीं लेकिन फिर भी यूज़ कर रहा होता है। अब आते हैं DSCP के ऊपर कि DSCP के बारे में अगर पहला पॉइंट पूछा जाए कि है क्या, तो क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? बोलिए। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। Dynamic host configuration protocol is a protocol as well as a service, मतलब एक प्रोटोकॉल भी है और एक सर्विस भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि क्यों है ये सर्विस, क्यों है ये प्रोटोकॉल? तो क्या यूज बोलेंगे? हाँ, DSCP is responsible for dynamic IP distribution in a LAN। एक LAN में डायनेमिक IP डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? DHCP रेस्पॉन्सिबल। आशुतोष को भेजे थे ना। अब रही बात कि DSCP कैसे अपने क्लाइंट को IP देता है, DSCP कैसे अपने क्लाइंट को IP देता है, तो बोलेंगे और DSCP सर्वर प्रोवाइड डायनेमिक IP to their clients in 4 phases like
कितने फेज में? 4 फेज में। कौन सा 4 फेज? हाँ, पहला फेज जो होता है जिसको कहते हैं डी, डी स्टैंड्स फॉर डिस्कवर। दूसरा क्या होता है? ओ फॉर क्या होता है? ऑफर। तीसरा क्या होता है? आर, रिक्वेस्ट। और नेक्स्ट क्या होता है? ए सी के, एक्नॉलेजमेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ए सी के, एक्नॉलेजमेंट। तो एक डीएचसीपी सर्वर अपने क्लाइंट्स को 4 स्टेट में आईपी प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर को डिस्कवर करते हैं, तो सर्वर क्लाइंट को ऑफर करते हैं, फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्वर उसको आईपी असाइन करता है विथ एक्नॉलेजमेंट। अब रही बात कि डीएचसीपी क्यों आया, क्या प्रॉब्लम था? आईपी अगर हम असाइन करने की बात करें, देखो डीएचसीपी यूज़ करते हैं आईपी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आईपी तो मैनुअली भी डाला जा सकता था। अब इतना तो क्लियर है, अ डिवाइस कांट बी लाइव इन अ नेटवर्क विदाउट हैविंग एन आईपी। क्या इतना तो हम बोल सकते हैं ना? एक नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को लाइव नहीं करा जा सकता बिना आईपी डाले, तो आईपी तो डालना ही पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि डिवाइस पे आईपी डाला कैसे जाए, है ना? तो आईपी कैन बी असाइन ओवर अ डिवाइस in 2 different way। 2 अलग अलग तरीका है आईपी असाइन करने का। पहला क्या है? पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका होगा मैनुअल। क्या होगा? मैनुअल तरीका होगा। When administrator will assign IP, when administrator will assign IP on each device one by one manually, then it's called a static IP डिस्ट्रीब्यूशन। ये आईपी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? स्टैटिकली, है ना? तो क्या बोलेंगे? व्हेन एडमिनिस्ट्रेटर विल असाइन आईपी ऑन ईच डिवाइस वन बाय वन मैनुअली, देन इट्स कॉल्ड स्टैटिक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देयर आर several problem will raise होगा ये गारंटी नहीं है, इसलिए मैं भी लिख दे रहे हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो क्या लिखेंगे? एंड देयर आर सेवरल प्रॉब्लम मे बी रेज whenever administrator will assign IP manually in which some of these are निकल रहे हैं क्या? ठीक है, बंद है सब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैनुअली आईपी असाइन करता है एडमिनिस्ट्रेटर, तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? अराइज हो सकता है, देयर में भी चांसेस, है ना? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए तो कोई तरीका होगा, बट क्या प्रॉब्लम आएगा पहले वो देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर
सारे डिवाइस पे एक एक करके मैनुअली आईपी डालता है तो इसे कहते हैं आईपी स्टैटिक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब मैनुअली आईपी असाइन किया जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होने के चांसेस बनते हैं जब एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली एक एक करके सारे डिवाइसेस पे एक नेटवर्क में आईपी असाइन करता है तब। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होने के चांसेस हैं वो हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है? आईपी कन्फ्लिक्शन। आईपी कन्फ्लिक्शन मतलब क्या होगा कि आईपी यहाँ कन्फ्लिक्ट कर सकता है। आईपी क्या कर सकता है? आईपी कन्फ्लिक्शन। आईपी कन्फ्लिक्ट कर सकता है। आईपी क्या कर सकता है? कन्फ्लिक्ट कर सकता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर दो डिवाइस पे सेम आईपी डाल दिए, whenever by mistaken same IP will assign friend पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब करेगा। अगर दो लोग लड़ रहा है यहाँ पर आपस में तो हम लोग पूरे लोग नहीं डिस्टर्ब होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो वही चीज़ है कि अगर आईपी कन्फ्लिक्ट करता है तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। और आईपी कन्फ्लिक्ट कब करेगा? जब दो डिवाइस पे हमने क्या डाल दिया होगा? सेम आईपी डाल दिया होगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल। फिर सेकंड क्या प्रॉब्लम हो सकता है? चांसेस ऑफ इनवैलिड आईपी असाइनमेंट। अगर मैनुअली आईपी डाल रहे हैं तो देयर में भी चांसेस टू असाइन इनवैलिड आईपी बाय एडमिनिस्ट्रेटर बाय मिस्टेकन। ये भी तो हो सकता है। गलती से एडमिनिस्ट्रेटर गलत आईपी भी तो डाल सकता है। मान लो कि उसको डालना था 192.168 हाँ तो 2 छूट गया, या 192 पे जगह 198 लिख दिया। ये बड़ा कॉमन मिस्टेक होता है। तो इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। ये भी एक चांसेस है। तीसरा क्या चांस हो सकता है? थर्ड क्या प्रॉब्लम रेज हो सकता है? टाइम टेकन। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सोच के देखो कि अगर मैनुअली हम आईपी डालें और हमें अगर 1000 डिवाइस पे आईपी डालना है, अगर एक डिवाइस पे 3 मिनट का भी समय लग रहा है तो गुना कर लो। तो डिसएडवांटेज यही तो लिख रहे हैं। मैनुअल का जो डिसएडवांटेज था वो पॉइंट आउट कर रहे हैं तब ना। जो अभी रूलिंग पार्टी है अगर उसमें कमी निकालेंगे तब ना विपक्षी पार्टी को मौका मिलेगा। मैनुअल में जो कमी था वो निकाले तब ना डायनेमिक का चांस बनेगा। क्या लिखा गया है? चांस ऑफ इनवैलिड आईपी असाइनमेंट। फिर क्या है? टाइम टेकन। ये भी एक प्रॉब्लम है। कॉस्ट। अब कॉस्ट कहने का मतलब लोग ज़्यादा रखना पड़ेगा तो पैसे भी देने पड़ेंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस। इसका मतलब क्या है? आईपी का यहाँ वेस्टेज भी हो रहा है। अब वेस्टेज का मतलब क्या है? मान लो मैनुअली हमने डिवाइस पे आईपी डाल दिया और वो डिवाइस अभी बंद पड़ा हुआ है, फिर भी वो आईपी किसी दूसरे डिवाइस पे नहीं डाल सकते। अगर मान लो उसी समय अप हो गया तो फिर कन्फ्लिक्ट। तो आईपी का क्या हो रहा है यहाँ पे? वेस्टेज भी हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि वेस्टेज ना हो। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है। जी हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है?
नो डेटाबेस, नो डेटाबेस इसका मतलब अगर हम मैनुअली आईपी डाल रहे हैं, अपने आप कोई डेटाबेस नहीं क्रिएट होगा। मतलब अगर आईपी डाल रहे हैं तो मैनुअली आप लिस्ट बनाओ कि किस डिवाइस पे क्या आईपी डाले हो, ये कितना टफ होगा। ये भी एक डिसएडवांटेज है। नो वे टू असाइन आईपी रिमोटली, नो वे टू असाइन आईपी रिमोटली। इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको यूज करके हम रिमोटली आईपी असाइन कर सकते हैं। समझ में आया ये पॉइंट? नो वे टू असाइन आईपी रिमोटली। अगर मान लो किसी डिवाइस पे आईपी ही नहीं है अभी, तो क्या हम रिमोटली उसको ले सकते हैं? नहीं। तो रिमोटली आईपी असाइन करने का कोई तरीका नहीं मैनुअल में, मैनुअल के केस में। ये भी एक डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज इसका हम लोग लिखते हैं, असाइन आईपी विदाउट ओएस। अगर किसी डिवाइस पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उस पे आप आईपी नहीं डाल सकते मैनुअली। लेकिन इन्हीं सारे कमियों को दूर करने के लिए, जो लिमिटेशन किसके थे? मैनुअल को, उसी को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट किसका आया? डायनेमिक का। डायनेमिक, तो दो तरीके हैं आईपी डिस्ट्रीब्यूशन का, एक क्या है मैनुअल और एक क्या है डायनेमिक। और आईपी तो देना ही है हर डिवाइस को। तो डायनेमिक के बारे में क्या लिखेंगे? whenever IP will assign by a server, when IP will assign by a server to their clients automatically in a network, then it's called dynamic IP distribution. Then it's called dynamic IP distribution. For the dynamic, या पहले dynamic IP distribution will overcome, dynamic IP distribution will overcome मतलब होता है दूर करना, all the limitations of manual IP असाइन करने में जो भी प्रॉब्लम्स थे उन सबको दूर करने के लिए ही किसको लाया गया? डायनेमिक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन को लाया। आप सोचिए कि ऑटोमेटिकली जब आईपी असाइन होगा तो आईपी कन्फ्लिक्ट होगा? नहीं। जो आईपी किसी डिवाइस को दिया हुआ है आईपी किसी को देगा ही नहीं। चांसेस ऑफ इनवैलिड बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले ही से लिस्ट बना हुआ है, उसी लिस्ट से एक आईपी असाइन होगा क्लाइंट को। टाइम तो बिल्कुल नहीं, जैसे डिवाइस ऑन होगा अपने आप, क्योंकि एक बार बस कॉन्फ़िगर करके रख दिया गया है। कॉस्ट की कोई बात ही नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटर एक बार कॉन्फ़िगर करके रख दिया, हमेशा वही चलता रहेगा। वेस्टेज का कोई सवाल नहीं। अगर कोई डिवाइस है जिसको कोई आईपी मिला, अगर वो ऑन नहीं है, यूज़ में नहीं है, तो वही आईपी किसी और को दे देगा। तो यहाँ आईपी भी वेस्टेज का कोई चांस नहीं है। जिसे आईपी देगा उसका डेटाबेस रख लेगा अपने पास, तो डेटाबेस भी ये मेंटेन कर लेगा खुद से कि किसको कितने टाइम के लिए आईपी दिया गया है, उसका मैक एड्रेस क्या है, ये पूरा डेटाबेस मेंटेन करता है। कौन? डायनेमिक आईपी। हाँ, डायनेमिक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, चाहे जो भी हो। अब क्या कह सकते हैं? ये एक समस्या था कि रिमोटली आईपी नहीं दे सकते, डायनेमिक में तो रिमोटली ही आईपी दे रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम खत्म।
DHCP कैपेबल है इवन उन डिवाइस पे आईपी डालने में जिस पे कि अभी OS भी इंस्टॉल नहीं है। तो समझ सकते हैं कि जो भी इसमें लिमिटेशन हमने पढ़े उन सारे लिमिटेशन को दूर करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया डायनेमिक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन। अब लिखते हैं फॉर डायनेमिक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज अ protocol as well as a service named DHCP. named DHCP कह सकते हैं। तो अब बताइए DHCP क्यों पढ़ेंगे, ये समझ में आया? हाँ क्या? हाँ दूसरा ना पुराना नाम वुडपी एक भी प्रोटोकॉल है जो DHCP से पहले यूज हुआ है ना। हाँ वो पुराना नाम नहीं, वो पुराना अलग चीज ही था। अब बोलेगा कि टेलीविजन रेडियो का पुराना नाम है, नहीं वो रेडियो अलग ही था, टेलीविजन अलग। तो हमने ये समझा कि नेटवर्क सर्विस में क्या ज़रूरी होता है, और हमने ये समझा कि आईपी हर डिवाइस को चाहिए होगा, और आईपी देने का दो मैकेनिज्म, दो तरीका, या तो मैनुअल या तो डायनामिक ऑटो, है ना। अब जब ऑटोमेटिकली आईपी असाइन इसलिए करेंगे क्योंकि मैनुअल में बहुत सारे दिक्कत था, इन्हीं सारे दिक्कत को दूर करने के लिए डायनेमिक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। और डायनेमिक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रोटोकॉल आज के डेट में यूज़ किया जाता है उसी का नाम क्या है? DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब इसके बाद सब हम लोग ये समझ रहे हैं कि है क्या ये प्रोटोकॉल एज वेल एज अ सर्विस, ये करता क्या है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है डायनेमिक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्लान में। ये कितने फेज में आईपी देता है अपने क्लाइंट्स को? तो 4 फेज में आईपी देता है। पहला डिस्कवर, दूसरा ऑफर, तीसरा रिक्वेस्ट, चौथा एक्नॉलेजमेंट, है ना। अब रही बात कि इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमें समझना पड़ता है। DHCP से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब वो टर्म्स कौन कौन से हैं ज़रा इसको समझ लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने के लिए हम बात करें DHCP टर्म को। DHCP में कुछ टर्म्स हैं। अब DHCP में पहला टर्म जो है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पहला टर्म है जिसको बोलते हैं पुल या स्कोप। पुल या स्कोप, इसका दोनों का एक ही मतलब होता है, चाहे पुल बोलो या स्कोप बोलो। इसके पहले आईपी लगा सकते हो, लाइक आईपी पुल, आईपी स्कोप लगा सकते हो। अब ये क्या होता है? इसको बोलते हैं रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। रेंज ऑफ आईपी एड्रेस ओवर द DHCP सर्वर। अब इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत ज़रूरी है जानना, वो क्या है? वो है एक्सक्लूडेड रेंज। क्या है? एक्सक्लूडेड एड्रेस या रेंज। क्या बोलेंगे? an IP or range of IP that has been excluded from the pool for the future use। भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए जो पुल बनाया, जैसे हमने पुल बनाया 1 से लेकर 100 तक, अब हम चाहते हैं कि नहीं 1 से लेकर 9 तक अभी किसी को ना मिले, तो उसको क्या कर लेंगे? एक्सक्लूड कर लेंगे। तो वही बात मैंने लिखा, एन आईपी और रेंज ऑफ आईपी, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पूल। पूल से ही एक्सक्लूड किया जाएगा। फॉर द फ्यूचर यूज इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड एड्रेस।
जैसे कि हम बोले कि हमारे पास 100 रुपया है, लेकिन खर्च हम कितना कर सकते हैं, तो खर्च हम कर सकते हैं 90 रुपया, मतलब 10 को क्या कर लिए हम, अच्छा एक्सक्लूड करके चले। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, पूल हो गया, एक्सक्लूडेड हो गया, उसके बाद होता है लीज ड्यूरेशन। लीज ड्यूरेशन, अब ये लीज ड्यूरेशन क्या होता है, हाँ, टाइम टू टाइम ऑफ लीज ऑफ IP, time of lease of IP that is provided by server to their clients। सर्वर के द्वारा अपने क्लाइंट्स को जितने टाइम के लिए दिया जाता है IP, वही क्या कहलाएगा, वो लीज ड्यूरेशन कहलाता है। क्लियर? लीज ड्यूरेशन के बाद होता है IP रिजर्वेशन। IP रिजर्वेशन, IP रिजर्वेशन क्या होता है, तो whenever an IP and a particular IP will fixed for a particular device according to the MAC address of the device जब किसी खास डिवाइस के लिए कोई खास IP उसके मैक एड्रेस के ग्राउंड पे फिक्स कर दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं IP रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, IP रिजर्वेशन। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये तो हो गया सर, वही तो एक्सक्लूडेड हो ही ना, बस हाँ, कहाँ से देख के बोल रहा पढ़े थे हम लोग को भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। रील एजेंट, ये रील एजेंट क्या होता है और क्या काम है रील एजेंट का, तो क्या बोलेंगे, रिले एजेंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड IP of different network to the different relay agent is used to provide IP of different network to the relay agent is used to provide IP of different network अलग अलग नेटवर्क के डिवाइसेस को अलग अलग नेटवर्क का IP देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रिले एजेंट का यूज़ किया जाता है। तो ये 5 टर्म याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट की तरफ चलें, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप नोट के तरफ याद रखिए। A device on which DSCP has been configured will act as DSCP server and able to provide IP, है ना, and able to provide IP
a device on which DHCP has been configured will act as DHCP server and able to provide IP to different devices in a net. Device like server, router, switch and firewall can be used as a DHCP सर्वर। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि आप DHCP सर्वर किसे बना के यूज़ कर सकते हैं? आप DHCP सर्वर यूज़ कर सकते हैं किसको? राउटर को। सबसे नंबर 1 पे रखें इसको, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार, इसमें सबसे ज़्यादा फीचर मिलेगा आपको, सर्वर को। दूसरे नंबर पे किसको रख सकता हूँ मैं? राउटर को। तीसरे नंबर पे किसे रख सकता हूँ? चौथे नंबर पे किसे रख सकता हूँ? फायरवॉल। क्योंकि सबसे ज़्यादा फीचर कहाँ मिलने वाला है आपको? सर्वर पे, DHCP से रिलेटेड, जैसे फेलोवर वगैरह का। तो ये बातें समझ में आई आपको? तो ये पूरा थ्योरी था सर, कि क्या होता है DHCP और DHCP का क्या ज़रूरत पड़ा है, उसका पूरा भूमिका। अब रही बात कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर मुझे सर्वर पे करना होगा तो थोड़ा लेंदियर भी है, अगर इस पे करना है पैकेट ट्रेसर पे तो बहुत इजी है। लेकिन अभी ये कनेक्शन ख़त्म होगा, आज के लिए रहने दें या फिर करेंगे तो फिर रहने देते, कल ही करेंगे।